हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम 2015 में पूछे गए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शैशवा काल की अवधि है डैश। इसके ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष तक की, ऑप्शन बी है जन्म से 2 वर्ष तक की, सी है जन्म से 3 वर्ष तक की तथा डी है 2 से 3 वर्ष तक की। तो शैशवा काल की जो अवधि होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो शैशवा काल की अवधि 0 से 2 वर्ष तक की होती है और इस अवस्था में बालक के मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। इसका ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा डी है संवेदी गतिक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटकर की है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है संवेदी गामक अवस्था और ये अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसका तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है तथा चौथा अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और ये अवस्था जो होती है वो 12 से 16 वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शंस हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा साधारण से आसान की ओर। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है और नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व वह अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। अगला क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं समीपस्थ विकास, ऑप्शन बी है सहयोग देना, सी है सहभागी अधिगम तथा डी है सहयोगात्मक अधिगम। तो जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं और इसे सहयोग देना कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सहयोग मिलने पर वयस्क में अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है तथा वह प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। अगला क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। इसके ऑप्शन है अनुकूलन, ऑप्शन बी है आत्मसातकरण, सी है समायोजन तथा डी है अहम केंद्रिता। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है और जब हमारे मानस पटल पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को लेकर कोई स्कीमा बन जाती है तो उसमें बदलाव के लिए हमें अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर उस स्कीमा में समायोजन करना पड़ता है, तब जाकर हमारी स्कीमा में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। ऑप्शन है अहम केंद्रित सामाजिकृत, बी है सामाजिकृत अहम केंद्रित, सी है जीववादी या फिर सामाजिकृत तथा डी है परिपक्व और अपरिपक्व। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है वो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है और बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है और अपनी इच्छाओं के सामने दूसरों के इच्छाओं को भी स्वीकार नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बी है बच्चों का एक कोने में बैठना, सी है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम
तो ये तो निगेटिव है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम नहीं हो सकता और बच्चों का एक कोने में बैठना ये भी निगेटिव ऑप्शन है। डी है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, तो ये भी निगेटिव ऑप्शन है। सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां जो होती है वो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है और इसके निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत हैं। बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, बालक की शिक्षा उद्देश्य परक हो और बालक की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन हो तथा रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण हो और पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण हो। अगला है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन ए है स्थानिक, बी है शारीरिक गति बोधक, सी है संगीतमय, डी है भाषाई। तो कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा और कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में यह संगीतिक बुद्धि है और इस बुद्धि में तारतत्व तथा लय को सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इसमें संगीतिक समर्थ एवं निपुणता विकसित करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अधिक अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ऑप्शन है नीतिपरक, लिंग जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद तथा सही दृष्टिकोण वाला। तो जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है लिंग जेंडर पक्षपाती को। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है और शिक्षक को चाहिए कि वह बिना पक्षपात किए सभी को समान रूप से शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराएं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन है बच्चे व्यवस्था बच्चे, सी है परिवेश और परिवार, डी है बच्चे और परिवेश। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए और बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके लिए उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। इसके ऑप्शन है तालमेल बैठाने वाले की, बी है संप्रेषक और व्याख्या की और सी है सुगमकर्ता की तथा डी है निर्देशक की। तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है सुगमकर्ता की। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे बालक उनके संपर्क में रहकर अपनी समस्याओं को बिना संकोच के कह सके। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। ऑप्शन है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बी है उच्च आत्म क्षमता, सी है निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, डी है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये निगेटिव ऑप्शन है। निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं जो है वो प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं होती है। निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है और प्रतिभाशाली बालक वह है जो लगातार उच्च स्तर का कार्य निष्पादन किसी भी सामान्य प्रयास के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है और यह नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ऑप्शन है अंतर्निहित संभावित दंड, बी है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी है व्यक्तिगत मूल्य तथा डी है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्निहित संभावित दंड।
तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड को प्रवृत्त होगा। और कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक नैतिक विकास 3 सोपानों के अंतर्गत होता है। पहला है आत्म केंद्रित निर्णय। इसमें बालक अपनी इच्छा, अनिच्छा अथवा पसंद नापसंद से हटकर किसी भी नियम का परवाह नहीं करते। दूसरा है दंड व आज्ञा पालन अभिमुखत। इसमें बालक का नैतिक व्यवहार दंड या आज्ञा पालन से निर्धारित व संचालित होता है। तीसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखत। इस स्तर पर बालक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। बी है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। सी है कलन विधि एल्गोरिथ्म का अधिकतर प्रयोग करना। तथा डी है बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो वैयक्तिक भिन्नता वाले कक्षा में अध्यापक को विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि बालक की बुद्धि, रुचि, योग्यताओं आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर ही वह अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बी है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सी है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तथा डी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बी है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सी है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तथा डी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें निगेटिव ऑप्शन पूछा गया है, तो इसका डी ऑप्शन निगेटिव है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।